हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। हम 2 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से नोट कीजिए, आराम से सुनिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आज के सेशन का। तो एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक को, और वहां से आप इनको कलेक्ट कीजिए। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 फरवरी के करंट अफेयर का। हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत में 2 वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। इनमें से एक है पटना बर्ड सेंचुरी और सेकंड है छारी डांड, जो कि कच्छ में देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही प्लेस को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इंडिया में अभी तक 96 रामसर साइट थी इनके पहले, और 2 और ऐड हो जाती है, और अब रामसर साइट की संख्या हो जाती है कितनी? 98। पटना बर्ड सेंचुरी। हाँ, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जब बात आएगी पटना बर्ड सेंचुरी की तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ना। ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। और सेकेंड छारी डांड की बात करें तो ये कच्छ में देखने को मिलता है। कच्छ भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। दोनों ही वेटलैंड है। हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन दोनों ही साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया जा रहा है। तो यूपी के एटा में है पटना बर्ड सेंचुरी, रामसर साइट बना है। उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर वेटलैंड है। रामसर साइट 11वीं उत्तर प्रदेश राज्य से। यहां पर आपको पता है 178 बर्ड स्पीशीज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा काफी सारी प्लांट स्पीशीज है जिनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाना चाहिए। तो इस आर्द्र भूमि को संरक्षण किया जाना जरूरी है। इसलिए पटना बर्ड सेंचुरी ये बन गई एक रामसर साइट। और इसके अलावा छारी डांड वेटलैंड है, गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक बन्नी घास के मैदान फैले हुए हैं। इन्हीं के आसपास इस वेटलैंड की भी स्थिति देखने को मिलती है। दलदली क्षेत्र है, काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड की स्पीशीज यहां पर हर साल आती है। इसके अलावा जो जंगली जानवर है वो भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। काफी सारी वाइल्ड लाइफ एनिमल की स्पीशीज भी यहां पर देखने को मिलती है। तो इसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो अब इंडिया में 96 से रामसर साइट कितनी हो जाती है? 98। इनके पहले दिसंबर की शुरुआत में 2 प्लेसेस को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। इनमें से एक है सिलिसेड लेक। ये लास्ट ईयर एंड में भारत की 95th रामसर साइट बनी थी। ये कहां पर है? राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में। और एक कोपरा रिजर्वायर, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो कि 96th रामसर साइट बना था लास्ट ईयर दिसंबर के एंड में। ये दोनों एक साथ बनी थी। तो 95th, 96 और 2 अभी ऐड हुई और हो जाती है 98। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्द्र भूमि संरक्षण पर अभी तक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड में सबसे बड़ा, वो रामसर कन्वेंशन था या रामसर सम्मेलन। ईरान के रामसर में हुआ था 1971 में, आर्द्र भूमि या वेटलैंड संरक्षण से संबंधित। और यहीं पर रामसर साइट की अवधारणा निकल के आई थी कि ऐसे प्लेसेस, ऐसी आर्द्र भूमियां जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जिनके हटने से स्पीशीज के या प्रजातियों के जीवन पर संकट आ सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों को रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। अवधारणा 1975 में लागू की जा चुकी थी रामसर साइट की। भारत ने इस पर 1982 में साइन किए थे। आगे चलकर इंडिया की पहली रामसर साइट 2 बनी थी एक साथ। ओडिशा का चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क देखने को मिलता है राजस्थान। ये 2 रामसर साइट थी भारत में शुरुआत में। और फिर अभी सबसे ज्यादा रामसर साइट देखने को मिलती है इंडिया में तमिलनाडु राज्य में। इजी। सेकेंड, महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम कौन नियुक्त की गई है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनी है सुनेत्रा पवार। ये अजित पवार अभी तक डिप्टी सीएम थे, आपको पता होगा महाराष्ट्र के। और कुछ ही दिनों पहले एक एयरक्राफ्ट क्रैश में अजित पवार जी का निधन हो गया था। तो अजित पवार जी की वाइफ है सुनेत्रा पवार। और ये राज्यसभा से सांसद है, 2024 से राज्यसभा की सांसद है ये महाराष्ट्र से।
तो अब सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। वैसे आपको पता है महाराष्ट्र में एक सीएम है, कौन है? देवेंद्र फडणवीस, और दो डिप्टी सीएम, एक अजित पवार थे और एक एकनाथ शिंदे हैं। तो अजित पवार जी का जब निधन हो गया तो नई डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट की गई है सुनेत्रा पवार, अजित पवार जी की वाइफ। सुनेत्रा पवार ये महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने वाली पहली महिला है इतिहास में। ओके, तो 2024 से ये राज्यसभा सीट से, राज्यसभा में एमपी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की कैजुअल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक इनके पहले जो डिप्टी सीएम के पद पर थे वो अजित पवार थे, है ना। बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था उनका। महाराष्ट्र की कैजुअल इंफॉर्मेशन देखें तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। सीएम के पद पर है देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा गवर्नर है आचार्य देवव्रत वर्तमान में। दो डिप्टी सीएम कौन हो गए अब? तो एक हो गए एकनाथ शिंदे और दूसरी हो गई सुनेत्रा पवार। ठीक है, ये एनसीपी अजित पवार की पार्टी से ही संबंधित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के। मैं आपको हर बार बताता हूं ये चीज। जो 4 ग्रैंड स्लैम है वो टर्न बाय टर्न होते हैं। सबसे पहला आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के शुरुआत में। इनका क्रम है, फिक्स है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होगा फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और फिर होता है उसके बाद सबसे आखिरी में अमेरिकी ओपन। तो इस तरीके से ये क्रम चलता है पूरे साल भर। अब यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का जो पहला इवेंट है ग्रैंड स्लैम का, इसमें विमेन सिंगल का जो खिताब है ये जीता है एलेना रायबेकिना ने। एलेना रायबेकिना की बात करें तो ये कजाकिस्तान से आती है, कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने फाइनल में आरेना सबालेका को हराया है। ठीक है, तो वर्ल्ड नंबर 5 पर है एलेना रायबेकिना कजाकिस्तान से। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 आरेना सबालेका, ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है, तो आरेना सबालेका को हराकर इन्होंने खिताब जीता है। आपको पता है लास्ट ईयर 2025 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, उसका खिताब जीता था मेडिसन कीज ने। ये अमेरिकी टेनिस प्लेयर है और इन्होंने भी लास्ट ईयर फाइनल में आरेना सबालेका को ही हराया था। मतलब 2 बार से ऑस्ट्रेलियन ओपन में रनर अप कौन रहा है विमेंस सिंगल में? आरेना सबालेका, बेलारूस की प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पे आती है। लास्ट ईयर विनर मेडिसन कीज थी, अमेरिका की टेनिस प्लेयर, और अब रिसेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ है उसमें विमेंस सिंगल की विनर रही है एलिना रेबेकिना। ये आती है कजाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक टेनिस इवेंट है, 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये जो इवेंट है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम। फादर थॉमस वी कुन्नुनकल का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? फादर थॉमस वी कुन्नुनकल, इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। तो बहुत ही फेमस एक शिक्षाविद थे फादर थॉमस वी कुन्नुनकल। ओके, तो इनका 99 ईयर की एज में दिल्ली में निधन हो गया। शिक्षाविद थे, काफी योगदान दिया है भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में। इन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है उसमें क्रेडिबिलिटी, स्ट्रक्चर और एकेडमिक विजन देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब काफी काम किया है। इवन 1974 में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि पद्मश्री कब दिया गया था फादर थॉमस को? तो ये दिया गया था 1974 में। एक पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। इसके तहत जो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, ओपन स्कूलिंग मतलब जो ओपन एग्जाम होती है ना, ऐसे स्टूडेंट जो कि नियमित रेगुलर नहीं जा सकते स्कूलिंग या कॉलेजेस, तो उनके लिए ओपन स्कूलिंग सिस्टम होता है, उसको लागू करने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, फेमस शिक्षाविद हैं। तो 1974 में इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। फादर थॉमस वी कुन्नुनकल, इनका 99 ईयर की एज में निधन हो गया। लास्ट मंथ जनवरी में जिन जिन का निधन हुआ है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। तो माधव गॉडगिल,
ये किस क्षेत्र से हैं? तो ये पर्यावरणविद है, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट। फिर ज्ञान रंजन की बात करते, एक हिंदी कथाकार साहित्यकार ज्ञान रंजन। देविंदर सिंह गर्चा, ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिनका लास्ट मंथ में निधन हुआ है, जनवरी में। एक कीर्तिदा मैकानी, ये पर्यावरणविद है, इनका निधन हुआ था। सर मार्क टली, इनका निधन हुआ था, बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, ये पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष, इनको कुछ सेशंस पहले ही हमने डिस्कस किया था। अजीत पवार, अभी हमने इनकी बात की है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर थे, जिनका निधन हुआ। और माइकल नॉब्स, ये पूर्व भारतीय हॉकी कोच, आते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इन्होंने जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है उनको कोचिंग दी है, कोच रहे हैं, मुख्य कोच माइकल नॉब्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये अदर ऑर्बिटरीज हैं जिनको आप याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस क्षेत्र से हैं, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं। और हमने डेली करंट अफेयर में हर सेशंस में जो भी हमको मिला उनको हमने डिस्कस किया था, तो आई होप आपको याद होंगे। आज के ऑफर ऑफ द डे में आपके लिए बजट 2026 की आप पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिक वीडियो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप बजट 2026 की पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए, अवेल कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल आ रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको यहां पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल मनाया जाता है 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। नॉर्मली 1 फरवरी 1977 को यह अस्तित्व में आ गया था, इसे आगे नियमित रूप से लागू किया गया था 1978 में, इसे पहली बार रेगुलेट किया गया था। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस भी 1 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इसका नई दिल्ली में, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है। ओके, डायरेक्टर जनरल के पद पर है परमेश शिवमणि। आगे आ जाएं। इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, अगर कोस्टल एरिया से रिलेटेड अगर हम फैक्ट देखते हैं तो भारत की कोस्टल लाइन 9 राज्यों से टच होती है और 4 यूनियन टेरिटरीज से अपनी सीमा बनाती है। 9 राज्य कौन कौन से? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये हमारे तटीय राज्य हैं। कितने? 9। और जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो 4 यूनियन टेरिटरीज से समुद्री सीमा देखने को मिलती है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ये जॉइंट यूनियन टेरिटरी है। सेकंड है पौंडीचेरी, थर्ड है अंडमान निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में, और चौथा है लक्षद्वीप, ये आइलैंड है अरेबियन सी में। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी और 9 स्टेट है भारत के, जो कि अपनी जहां पर समुद्री सीमा देखने को मिलती है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया है हाल ही में भारत के असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। देखिए, असम में भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने असम के धेमाजी में आयोजित 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल को संबोधित किया है। असम में और अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक ट्राइब पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है मिसिंग जनजाति। जनजाति का नाम ही मिसिंग जनजाति। तो इस मिसिंग जनजाति का एक कल्चरल यूथ फेस्टिवल है, जो कि इस जनजाति के जो यूथ है ना, वो ही आयोजित करवाते हैं कल्चरल इवेंट के रूप में। यहां पर इस जनजाति के ट्रेडिशनल लैंग्वेज और कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये नॉर्मली हर साल आयोजित किया जाता है भारत के असम में, पर्टिकुलर धेमाजी के क्षेत्र में। तो इस बार इसका 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का? तो इस ट्राइब का जो कल्चर है, जो इसकी लैंग्वेज है, जो इसका म्यूजिक है, ट्रेडिशन है, उसको बचाना और उसको बढ़ावा देना। इसलिए इस जनजाति का यूथ हर साल इसको आयोजित करवाता है। अभी ये असम में आयोजित किया गया। यहां पर अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं इस जनजाति के हित में। जैसा होम मिनिस्टर ने कहा है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में
मिसिंग कम्युनिटी के युवाओं के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जो अलग तरीके से किया जाएगा, मतलब जो टफ तरीके का रिक्रूटमेंट होता है उसको छोड़कर इन जनजातियों को प्रायोरिटी दी जाएगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। इसके अलावा एजुकेशन में जो प्राइमरी एजुकेशन है स्कूल से, वहां पर मिसिंग लैंग्वेज जो कि ये जनजाति बोलती है उसमें भी उसे उस लैंग्वेज को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। मतलब मिसिंग लैंग्वेज में भी एजुकेशन दी जाएगी राज्य में, ताकि मिसिंग ट्राइब के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो आराम से शिक्षित हो सके। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल, आयोजन कहां पर, असम में। तो मिसिंग कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में इनका निवास देखने को मिलता है। यह असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि इनसे बड़ी जनजाति है बोडो ट्राइब असम में। इनके कुछ ट्रेडिशन है, जैसे मिसिंग लैंग्वेज तो आपको समझ में आई गया। इसके अलावा इनका जो प्रमुख त्योहार है ना, अली आय लिगांग के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है और ये पूजा करते हैं सूर्य और चंद्रमा की, डोनी पोलो के नाम से इसे जाना जाता है। तो डोनी पोलो फेस्टिवल भी असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर है। लक्ष्मण आचार्य असम के गवर्नर के पद पर हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम के पद पर हैं। असम में विधानसभा सीटें हैं 126, राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं असम में 14। आगे आ जाएं। भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है। कवच क्या है? तो इंडियन रेलवे ने 472 किलोमीटर के रूट पर कवच 4.0 की शुरुआत की है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसका पहले सफल परीक्षण किया जा चुका है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रेलवे जोन में यह लागू भी है। अभी इंडियन रेलवे ने 472 किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 को लागू किया है। तो रेलवे में एक्सीडेंट को रोकने के लिए एक प्रकार का सिस्टम है, अभी हम बात करेंगे। पहले देखिए, 3 अलग अलग सेक्शन में 472 रूट किलोमीटर को कवर किया गया है, 472 किलोमीटर को। जैसे वडोदरा विरार, ये एक रेलवे रूट है, 444 किलोमीटर वेस्टर्न रेलवे में आता है, इसको कवच 4 से कवर किया गया है। फिर मानपुर सरमतानार, ये एक क्षेत्र है, एक रूट है जो कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 93 किलोमीटर कवच 4.0 यहां पर कवर किया गया है। तुगलकाबाद और पलवल, इनके बीच में 35 किलोमीटर कवर किया गया है, नॉर्दर्न रेलवे में यह देखने को मिलता है। तो टोटल जो कवरेज है 4.0 इंडियन रेलवे के 5 जोन में 1300 किलोमीटर रूट में यह देखने को मिलता है। अभी कवच 4.0 इसे लागू किया जा चुका है। तो ये जो प्रणाली है ना, जो मिशन रफ्तार के तहत जो रेलवे की अधिकतम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, उसको भी टच करेगी और साथ ही साथ एक्सीडेंट से भी हमारी रेलवे को बचाएगी। अब यहां पर एक ही वर्ड है हमारे लिए समझने के लिए कि कवच क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ट्रेन में जो हादसे होते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली रोकने के लिए अगर लोको पायलट ब्रेक नहीं मार पाता है किसी कंडीशन में, तो ये कवच ब्रेक लगाएगा। देखिए क्या होता है कि ट्रेन, सिग्नल्स और लोकोमोटिव्स ये एक डिवाइस से जुड़े होते हैं। ओके, डिवाइस से जुड़े हुए, रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़े रहते हैं। अब क्या होता है, अगर ट्रेन रेड सिग्नल को पार कर जाती है, दो पटरी पर ट्रेनें, एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाती है, ड्राइवर को अगर नींद आ गई, कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल ग्रीन नहीं है और ड्राइवर अगर ब्रेक नहीं मार पा रहा, तो इसी कंडीशन में कवच ऑटोमेटिकली ट्रेन का ब्रेक लगा देगा और ये किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से ट्रेन को बचा सकता है, स्पीड को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी फायदे हैं। कवच का जो पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था, इसे आंध्र प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक रूट पर इसे पहली बार लागू किया गया था। हमारे इंडियन रेलवे मिनिस्टर की बात करते हैं तो ये कौन है, अश्विनी वैष्णव, यहां पर इनकी इमेज है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो यहां पर बात की जा रही है मरु महोत्सव की। वैसे तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भी अब आयोजित हो रहा है, लेकिन यहां पर स्पेशली जैसलमेर जिले में आयोजित किया जाता है, राजस्थान में मरु महोत्सव। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है।
30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक 3 दिन चलने वाला मरु महोत्सव आयोजित किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। यहां पर कैमल रेस आयोजित की जाती है, फोक डांस आयोजित किए जाते हैं, म्यूजिक का आयोजन किया जाता है और फिर कल्चरल काफी सारे कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान की संस्कृति को, थार डेजर्ट की संस्कृति को दुनिया तक फैलाना यह मुख्य उद्देश्य मरु महोत्सव को आयोजित किए जाने का। तो राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाता है पर्टिकुलर। फिर रेगिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में भी छोटे लेवल पर होता है, लेकिन राजस्थान में स्पेशली जैसलमेर में यह आयोजित किया जाता है। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में जैसलमेर में हो जाता है, केमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है राजस्थान के बीकानेर में, और एक थार फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है बाड़मेर में, और मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जोधपुर में। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग महोत्सव राजस्थान में ही रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। यहां पर जैसलमेर की बात आई है तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। यहां पर एक फोर्ट देखने को मिलता है जैसलमेर का किला, जिसे सोनार फोर्ट कहा जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। आगे चलिए, दूसरा भारत अरब विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर समिट, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आपको पता है दूसरा ये एडिशन है इस सम्मेलन का। इसके पहले ये 10 साल पहले हुआ था, मतलब आज तक केवल पहले एक ही बार आयोजित किया गया है और अब दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। तो भारत में नई दिल्ली में दूसरे इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। भारत ने इसकी मेजबानी की और सह अध्यक्षता की है इसकी इंडिया के अलावा यूएई ने। जो अरेबियन लीग होती है ना, अरब लीग के जो कंट्रीज है, जो जितने भी देश है, उनके बीच में पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के विचार सुनने के लिए, आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इंडिया और खाड़ी देश या फिर जो अरब देश है उनके बीच में रिलेशन बूस्ट हो, इसके लिए इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, एनर्जी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अब दिक्कत यह है कि ये 10 साल बाद अब आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसके पहले ये केवल एक बार हुआ है मनामा बहरीन में 2016 में, और अब 10 साल बाद इसका आयोजन किया गया। अरब लीग के जो सदस्य देश है, सोमालिया, फिलिस्तीन, सूडान, ऐसे काफी सारे देशों के विदेश मंत्रियों ने यहां पर भाग लिया है। अरब लीग अरबी भाषा बोलने वाले देशों का एक गुट है ना। 22 मार्च 1945 में कायरो इजिप्ट के काहिरा में इसका गठन किया गया था और हेडक्वार्टर भी इजिप्ट के काहिरा में ही देखने को मिलता है इस लीग का। और वर्तमान में 22 कंट्रीज मेंबर हैं अरब लीग की। तो इंडिया और अरब लीग के बीच में जो सम्मेलन है विदेश मंत्रियों का, वो आयोजित किया गया कहां पर? इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर समिट या मीटिंग के नाम से नई दिल्ली में। पहला कहां हुआ था? बहरीन, मनामा में। लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही टिहरी झील किस राज्य में स्थित है? टिहरी झील यह हमको देखने को मिलती है भारत के उत्तराखंड राज्य में। एक परियोजना से भी क्वेश्चन आता है, टिहरी परियोजना या टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर टिहरी डैम है, उसके पीछे टिहरी झील देखने को मिलती है। सबसे बड़ी मैन मेड झील में गिना जाता है इसको इंडिया की। मैन मेड मतलब मानव द्वारा निर्मित। अभी क्या हुआ है कि यहां पर एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, मतलब एक एक्रो फेस्टिवल एंड SIV चैंपियनशिप टिहरी के नाम से इसका आयोजन किया जाता है। एक फेस्टिवल है। यहां पे हुआ है कि पैराग्लाइडिंग के समय 2 लोग इस झील में गिर गए थे। वहां पर जो उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, इन्होंने इनको बचाया था। तो इसके लिए काफी सुर्खियों में रहा था। जो वहां पर फेस्टिवल के लिए जो प्रतिभागी आए थे, उनकी सुरक्षा की में जो चूक हुई है, वो ये मुद्दा काफी नेशनल न्यूज में था। तो अभी टिहरी लेक काफी न्यूज में। तो टिहरी लेक उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचे डैम में से एक है टिहरी डैम, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में। ऑलमोस्ट 260 मीटर ये डैम है। 260.5 मीटर का ये डैम देखने को मिलता है। इसकी हाइट देखने को मिलती है। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया है
और टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। इसे बढ़ाया जा रहा है पर ये 1000 मेगावाट इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। भारत की सबसे बड़ी मैन मेड झील में से एक टिहरी झील, टिहरी डैम के पीछे देखने को मिलती है उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहां पर 2 फरवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं। डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? तो यह हो जाता है कौन? यह हो जाता है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित किस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाया है? तो यह हो जाएगी गीता मित्तल कमेटी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नॉप्स का निधन हो गया। यह किस देश के हॉकी खिलाड़ी थे? तो माइकल नॉप्स हॉकी खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के। अभी हमने इनकी बात की थी। असम सरकार के द्वारा चाय बागान श्रमिकों को 5000 की एकमुश्त सहायता देने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है? तो यह है मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात स्कीम। 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है 34th फाउंडेशन डे। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की डिजिटल वसूली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो यह हो जाता है धमतरी। हाल ही में अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तिथि से पूरे देश में लागू होंगे? तो यह लागू होंगे 1 अप्रैल 2026 से। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है कैप्टन हंसा शर्मा। और संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। 38 डिग्री अक्षांश किन 2 देशों की सीमा बनाता है? तो यह है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फिर ड्यूरेंट रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिथुन मनहास। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन सा भारतीय राज्य 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? सेकेंड, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? और मदर टेरेसा को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए और चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। ओके, बजट की पीपीटी पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसकी पीडीएफ ले लीजिएगा और एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा और मॉक टेस्ट भी आप वहां पर लगा पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो विजिट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।